गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 8th का जो इंग्लिश का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग अ कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह जो है जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह हमारा टेम्परेचर वार्म बढ़ता जा रहा है, उससे कैसे जो ग्लेशियर्स हैं, हमारे पैराफॉस्ट फ्रॉस्ट हैं और सी आइस जो है ये मेल्ट होते जा रहे हैं। इसका इफेक्ट जो है सीधा डायरेक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है। ठीक है, वार्मिंग जो है इसमें बहुत एक्सट्रीम वेदर, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जो वेदर है, जो हमारा मौसम है, वो एकदम से बढ़ जाता है। हीट एकदम से बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने इससे पढ़ा हमने कि ज़्यादातर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, वेदर हीट वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, कभी कभी गर्मी की इतनी तेज़ लू चलती है, ड्रॉट सूखापन आ जाता है, या कभी कभार तेज़ बारिश आती है। ये सब किसकी वजह से हो रही है? ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो एक जैसा नहीं रह रहा है। तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट ड्यू टू द शिफ्टिंग टेम्परेचर एंड चेंजेस इन एग्रीकल्चर यील्ड। हम जो खेती बाड़ी करते हैं, हम जो ज़मींदारी करते हैं, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, हमने जो फसल लगाई होती है, जब सूखा पड़ जाता है तो उस कारण ज़मीन को पानी नहीं मिलता ज़मीन को, जिस वजह से क्या होता है, ज़मीन में जो हमने फसलें लगाई होती हैं वो सही प्रॉपर नहीं होती हैं और वो सूख जाती हैं। और जब हैवी बारिश होती है तब भी फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये होता है सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग वजह से। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द हिमालय रीजन हैज़ ए ग्लेशियर कवरेज ऑफ 33,000 square kilometers and is aptly called the water tower of Asia as it provides around 8.6 million cubic meters of water annually। ठीक है, जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, हिमालयस की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ग्लेशियर, जो बर्फ़ के जो पहाड़ है, जो हमारे अगर आप देखेंगे हमारे जो पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय पर्वत वगैरह हैं, ये सब बर्फ़ से ढके हुए हैं। ठीक है, जिनको ग्लेशियर्स कहते हैं। तो ग्लेशियर कवरेज, जो बर्फ वहाँ पे कितनी है, 33,000 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है बर्फ वो फैली हुई है, ग्लेशियर से आइस फैली हुई है। सॉरी, एंड इज एप्टली कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कि जो एशिया का सबसे बड़ा वाटर टावर है। अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। देखो उसमें से सालाना कितना पानी निकलता है? 8.6 मिलियन। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा पहाड़ है जिसमें कि ग्लेशियर्स बने हुए हैं, बर्फ जमी हुई है। और जब बर्फ वहाँ पिघलती है तो वहाँ से 8.6 मिलियन क्यूबिक जो पानी है सालाना वहाँ से निकलता है। कहाँ से? हिमालयन रीजन से। ठीक है, हिमालय रीजन से सालाना 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है पानी निकलता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ होती है। जब वो बर्फ मेल्ट होने लगती है तो वो पानी बन के ज़मीन पे आ जाती है। Glaciers from this region mother several streams and rivers in the subcontinent, which support economy and the livelihood of millions of people in several countries like China, India, Pakistan, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। ठीक है, जब जो ये ग्लेशियर हैं, जो हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, इन ये बहुत सारी नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स वगैरह हैं, उनकी माँ है। मतलब ग्लेशियर से जो पानी निकलता है, जो ग्लेशियर से पानी जो निकलता है, जो बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये पहाड़ है जिसमें उसमें बर्फ़ जमी हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ग्लेशियर्स, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इनमें बर्फ़ जमी होती है। तो जब ये जो हिमालय पर्वत, जब उनमें से पानी कितना निकलता है, 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर सालाना जब पानी निकलेगा तो ज़मीन पे जितने भी गड्ढे होते हैं, नदियाँ वगैरह, वो बन जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जगह जगह पे स्ट्रीम्स बन जाती हैं, जगह जगह से रिवर बन जाते हैं, जो कि मिलियन ऑफ पीपल जो है, लोगों को उनसे मदद मिलती है। जिन लोगों को पानी नहीं होता है वहाँ से उनको पानी मिलता है। और जैसे चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, इन लोगों को इन ग्लेशियर से हेल्प मिलती है और पानी वहाँ से उनको मिलता है। जब रिवर्स और स्ट्रीम जब बन जाती है तो ये कंट्री जो है यहाँ उनको पानी में हेल्प मिलती है, उनकी जो पानी की कमी होती है उसको पूरा हो जाता है। बट वन अननेचुरल फिनोमिना इज सेट टू चेंज द वेरी लाइव्स ऑफ दीज पीपल्स एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
endangering their very existence। लेकिन देखो लोगों को अगर इनको फ़ायदा भी मिल रहा है इन ग्लेशियर से, क्योंकि रिवर और स्ट्रीम्स में पानी भर जाता है, कम लेवल जिनका होता है रिवर्स और स्ट्रीम्स का, उनमें पानी भर जाता है, उनका लेवल अप हो जाता है, लेकिन इनसे लोगों को बड़ा नुकसान भी है। ठीक है, इनसे लोगों को बड़ा नुकसान है। ह्यूमैनिटी इज़ अबाउट टू फेस द मोस्ट डिवास्टेटिंग कैटास्ट्रॉफ। मीन्स लोगों को ये जो ग्लेशियर्स जब मेल्ट हो जाते हैं, इनसे लोगों को बहुत बड़ी तबाही का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा तबाही भी मच जाती है इससे। हैज़ नॉट बीन इनकाउंटर्ड सिंस द ब्लैक डेथ। जैसे हम ब्लैक डेथ की देखिए, अगर आप रिसेंटली केस देखिए उत्तराखंड में हुआ, लोग अपने कामों में लगे थे दिन में, एकदम से ग्लेशियर मेल्ट हो गया, बर्फ़ का जो पहाड़ था उत्तराखंड की साइड से वो पहाड़ मेल्ट हो गया। जो नीचे लो लेवल के लोग थे, प्लेन्स में जो लोग रहते थे, वो सारा पानी पहाड़ एकदम से बाढ़ आ गई। लोग जो थे कितने ही तादाद में, कितने हज़ारों लोग जो हैं, उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। तो ये एक तबाही मच गई जिसे हम ब्लैक डेथ कहेंगे। ठीक है, मौत का आंकड़ा ही नहीं पता हमें कितने मरे कितने नहीं मरे। तो इससे लोगों को नुकसान होता है। अगर लोगों को पानी की सप्लाई पूरी होती है तो उनसे उनको नुकसान भी होता है। While people are still debating whether global warming is in progress, the general consensus among most scientists and researchers is that global warming has started and is going to increase at an uncontrollable rate or in the very near future। ये सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से साइंटिस्ट को पता करते हैं कि इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान जो है होने और अनकंट्रोलेबल रेट है। ठीक है, इससे जो मुश्किलात आएंगी वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। 2 decades back, global warming was considered a Western concept, but now its impact is visible across the globe। कि 2 decades, आज से 20 साल पहले। ठीक है, डिकेड्स मीन्स 10 ईयर्स का जो टाइम होता है उसे डिकेड कहा जाता है। 2 decades मीन्स 20 साल पहले क्या हो गया था, जो ग्लोबल वार्मिंग वाज कंसिडर्ड अ वेस्टर्न कंसेप्ट, बट नाउ इट इज इम्पैक्ट इज विजिबल अक्रॉस द। पहले माना जाता था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये। ठीक है, कि ये हमारी इंडिया में इतना अटैक नहीं करता था ग्लोबल वार्मिंग, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी, मतलब ये तेज़ हवाओं का चलना। लेकिन अब ये पूरे ग्लोब पे इफेक्ट डाल गया है, जो पूरे वर्ल्ड में जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है अपना पूरा इफेक्ट डाल चुका है। टुडे प्लेसेस एज कोल्ड एज कश्मीर आर आल्सो एक्सपीरियंसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, जो ठंडे इलाके थे जिनमें कभी गर्मी अटैक ही नहीं करती थी, लेकिन आज उन जगहों पे भी ग्लोबल वार्मिंग अपना इफेक्ट दिखाने लगी है। जैसे कि कश्मीर है, कश्मीर जो है सर्द इलाका है, लेकिन वहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग ने अपने पैर पसार दिए हैं। वहाँ के लोग भी जो है गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले वर्ल्ड का कुछ हिस्सा इफेक्ट था, वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी वो इफेक्ट थी, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग का पूरा इफेक्ट हो गया हुआ है। लोग जो इससे परेशान हो गए हैं। एक तो पानी की कमी हो गई ग्लोबल वार्मिंग से, एकदम से अगर एकदम से बारिश होना बंद हो जाती है तो सूखा जाता है, ज़मीन फटना शुरू हो जाती है, फसलें ख़राब होती हैं। अगर तेज़ बारिश एकदम से आ जाएगी तब भी फसलें ख़राब होती है। तो ये क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है ये। ठीक है, तो बच्चों, तो ये है हमारा आज का ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक। तो आज इतना ही। तो किस तरह हमने आज जिसमें हमने पढ़ा कि जो है ग्लोबल वार्मिंग है वो इफ़ेक्ट डालती है। आज हमारे पूरे वर्ल्ड में इफ़ेक्ट डाल चुके हैं। जो कि कश्मीर जैसे वो एक सर्द इलाका था, उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग ने क्या किया, अपना इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया हुआ। तो बच्चों, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको इसका कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू।